नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वक्फ कानून बनने की प्रक्रिया में कुछ दल हैं जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, कुछ नेता हैं जो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इनमें बिहार का जनता दल यूनाइटेड है, उसके नेता नीतीश कुमार हैं। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, उसके नेता चंद्रबाबू नायडू हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें अगर तो राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत हैं और बिहार में चिराग पासवान भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के। ये मुख्य रूप से ये चार नेता हैं जो इस पूरे वक्फ बिल की बहस के दौरान एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो सेकुलर होने का एक चोला ओढ़े रखते हैं ये नेता, दरअसल जब मौका आता है तो अवसरवादी हो जाते हैं, जैसा कि इस मौके पर हुआ है। और इस मौके पर जिस तरह से उन्होंने इस कानून का, बिल का समर्थन किया, उसने मुस्लिम समुदाय में अच्छी खासी इनके खिलाफ भावनाएं पैदा कर दी हैं। मसलन अगर आप बिहार को देखें तो जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद कासिम अंसारी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया है उससे लाखों करोड़ भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास जो आप पर था और आपकी विचारधारा पर था वो टूट गया है। जेडीयू के स्टैंड से उनके जैसे जो लाखों करोड़ समर्पित भारतीय मुसलमान थे उनको गहरा आघात लगा है। ये जो सबसे ज़्यादा आघात लगा है वो है जिस तरह से लोकसभा में जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री लल्लन सिंह ने समर्थन किया, दो टूक समर्थन किया, बिल्कुल बहुत ही निर्लज्जता के साथ बीजेपी की भाषा में समर्थन किया। उससे और भी ज़्यादा जेडीयू के अंदर गुस्सा पैदा हो गया है। तो जेडीयू के अंदर इससे भारी उथल पुथल है। जो थोड़ा बहुत वोट बैंक मुसलमानों के बीच में नीतीश कुमार ने बनाया था, जो उनकी थोड़ी बहुत सेकुलर साख की वजह से मतदान हो जाता था मुसलमानों का उनके पक्ष में, उनकी पार्टी के पक्ष में, और चूंकि बीजेपी भी उनके साथ रहती थी तो उसको भी उसका थोड़ा लाभ मिल जाता था। अब वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये रोष पूरे मुस्लिम समुदाय में फैलना लाजमी है, तय है, निश्चित है। देखिए, जब इस बिल को लाया जाना था या जब ये बिल बनने की प्रोसेस में था, तभी जो मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो सक्रिय हो गए थे। उन्होंने जेडीयू के नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात की थी, क्योंकि इन मुस्लिम नेताओं को, इन्हीं दो नेताओं से उम्मीद थी कि अगर ये दो नेता हट जाएं एनडीए के इस एजेंडे से, बीजेपी के इस एजेंडे से, तो ये कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन इन दोनों नेताओं ने पहले तो खामोशी अख्तियार करके रखी और फिर बाद में समर्थन दे दिया इस बिल को। बीजेपी के इस कहना चाहिए पॉलिटिकल वेपन को, राजनीतिक हथियार को उन्होंने समर्थन दे दिया। तो इससे बहुत बड़ी तादाद में लोग नाखुश हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नाखुश हैं। चिराग पासवान बीच में कुछ ऐसे बयान देते देखे गए थे जिनमें वो योगी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे थे, जिस तरह से नमाज पढ़ने वालों के साथ वो सलूक कर रहे थे, ये संभल को लेकर उन्होंने कुछ लीक से हटकर लाइन ली थी, बीजेपी के विरोध की लाइन ली थी। और उससे संभावना बन रही थी कि चिराग पासवान अब को ये समझ में आ रहा है कि उन्हें जीतना है, उन्हें अपनी पार्टी का आधार बचा कर रखना है, तो मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, और यही उन सारे बयानों का मकसद था। लेकिन जब वक्फ बिल की बात आई तो वो भी पलट गए और वो भी बीजेपी के साथ हो गए, और होंगे भी कैसे नहीं, आखिरकार मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया है, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो खुद मोदी का हनुमान अपने आप को कहते रहे हैं। तो
राजनीतिक बयानबाजी एक तरफ होती है, जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, जब करके दिखाना होता है और उसमें राजनीतिक नफ़ा नुकसान आ जाता है, तो बहुत सारे दल और नेता पलट जाते हैं, जो हमने यहाँ भी देखा। आपने जयंत का देखिए, जयंत जो आरएलडी के लीडर हैं, उन्होंने बड़ा कड़ा बयान दिया था नमाज को लेकर, कि खुले सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरह से आदेश जारी किए जा रहे थे योगी सरकार के द्वारा, उसके अफसरों के द्वारा, उन्होंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। और उस समय ऐसा लगा था कि शायद अब जयंत अपनी लाइन बदलने की फिराक में है। उन्हें समझ में आ गया कि उनका जो वो जनाधार है उसमें मुसलमानों का भी एक बड़ा रोल है, बड़ा हिस्सा है, और अगर वो उससे हट गया तो उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा, अपना जनाधार बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो भी पलट गए। तो ये पूरा जो अलट पलट हुआ है, आप देखें कि ये सेकुलर कहे जाने वाले नेताओं या अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेताओं के साथ हुआ है। तो अब सीधे अगर हम आप ये देखें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार किस तरह से इस पूरे मामले में फंस गए हैं। बिहार में अच्छी खासी आबादी है मुसलमानों की। इस साल नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर मुस्लिम वोटों का पूरी तरह से पोलराइजेशन होता है महागठबंधन की तरफ, तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रिवर्स पोलराइजेशन भी हो सकता है, काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है। अगर इधर मुस्लिम मतदाताओं का पोलराइजेशन महागठबंधन की तरफ होगा, तो उधर हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के पक्ष में तो हो ही सकता है, लेकिन क्या जेडीयू को उसका फ़ायदा मिलेगा? क्या वो जेडीयू के पक्ष में भी होगा? ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि बीजेपी कोशिश में है कि जितना कमज़ोर हो सके जेडीयू उसको कर दिया जाए, और उसको हाशिए पर लगाकर नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य खत्म करके वो पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो जाए। तो ये नीतीश कुमार के लिए हर तरफ से एक चुनौती थी। लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार किस दबाव में है। नीतीश कुमार का एक तो स्वास्थ्य ही ठीक नहीं चल रहा है, वो सोचने समझने की शक्ति रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं, ये भी लोगों को संदेह है। और हो सकता है कि लल्लन सिंह और पंकज झा जैसे लोग उनकी पूरी राजनीति को पर कब्जा करके बैठे हैं, तो वो कहीं इस पूरे निर्णय के पीछे तो नहीं है, कहीं वो पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार की राजनीति का संचालन तो नहीं कर रहे हैं, और नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं, यानी जो बीजेपी चाहती है। इन नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो अब बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। तो संजय झा, लल्लन सिंह और इस तरह के जितने भी जेडीयू के नेता हैं, उनकी एक गुटबंदी हो गई है, और वो बीजेपी के करीब चले गए हैं। और इसी का असर हो सकता है कि नीतीश कुमार के इस फैसले पर, क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी इस तरह का मसला आता है वो थोड़ा सा डावाडोल भी होते हैं, पीछे भी हटते हैं, गच्चा भी दे देते हैं। लेकिन इस मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो ये हो सकती है कि चूँकि उनकी राजनीति अब कोई और कर रहा है, पर्दे के पीछे से कोई और संचालित कर रहा है, इसलिए उनके पास कोई से नहीं, कोई समझ नहीं है। दूसरा ये भी माना जाता है कि नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं मोदी शाह के ज़रिए। बार बार किसी सीडी का जिक्र आता है, और उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। अब ये सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे हैं, और इसी चक्कर में बार बार वो नीतियां अपनाने लगते हैं जो बीजेपी को सूट करती है, बीजेपी के माफिक बैठती है। तो इस मामले में भी उन्होंने यही खेल खेला हो तो आश्चर्य नहीं, या उनको ये खेल खेलने के लिए मजबूर कर दिया हो तो कोई हैरत की बात नहीं कि अभी हाल में ही अमित शाह वहाँ गए थे और उन्होंने ये बयान भी दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो नीतीश कुमार को साथ में जोड़े रखना और उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे अपने हक में
राजनीति करवाना, फैसले दिलवाना, ये साथ साथ चल रहा है और ये जेडीयू के लिए बहुत घातक राजनीति है। जेडीयू अगर ये मुस्लिम वोटों का, और ख़ास तौर पर नीतीश कुमार ने तो पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, यानी मुसलमानों में जैसे अगड़े और पिछड़े हिंदुओं में होते वैसे वो अगड़े पिछड़े उनमें हैं। पिछड़े और दलित जो मुसलमान हैं, पसमानदा कहलाते हैं, उनको उन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। महादलित, महापिछड़े, अति पिछड़े और पसमानदा, ये उनका एक सोशल इंजीनियरिंग थी जो 10, 12, 15 साल पहले उन्होंने शुरू की थी और उसके साथ साथ उन्होंने अपना वोट बैंक को थोड़ा सा आधार उसका बढ़ाने की कोशिश की थी और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए थे इसमें। लेकिन अब अगर वो इस तरह की राजनीति पर आ गए हैं जिसमें पूरी तरह से वो बीजेपी के साथ एक होते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी की राजनीति के टूल, हथियार बनते हुए दिख रहे हैं, तब वो पसमानदा मुसलमान भी उनके साथ रहने वाला नहीं है, ये तय माना जाना चाहिए। भले ही लल्लन सिंह ने अपनी तकरीर में लोकसभा में बड़े ज़ोर शोर से कहा हो कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुसलमानों के साइकी को बड़ी हांट कर रही हैं, बहुत प्रभावित कर रही हैं, और उनमें से एक है उनके अंदर बढ़ती असुरक्षा। उन्हें लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से उन्हें दबाने कुचलने में लगी हुई है और अगर कोई नेता जो अभी तक उन्हें बचाने की का दम भरता था वो पाला बदल कर दूसरी तरफ जा रहा है तो उनकी वो असुरक्षा भी बढ़ती है और उनके प्रति गुस्सा भी बढ़ता है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के प्रति अगर पसमानदा मुसलमान या पूरे मुसलमान ही एकजुट हो जाए उनके खिलाफ तो कोई हैरत की बात नहीं होगी और ये कंसोलिडेशन होगा महागठबंधन के लिए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत साफ सुथरा है कि उन्होंने इस तरह के समझौते या अवसरवाद नहीं दिखाया है और वे मुसलमानों के पक्ष में खड़े होने, उनके पक्ष में बोलने से भी बहुत गुरेज नहीं करते रहे हैं। हाल के समय में तो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो ये अगर बिहार की राजनीति में ये होता है तो जाहिर है कि चिराग पासवान को भी नुकसान होगा, जेडीयू को भी नुकसान होगा, मांझी की पार्टी को भी नुकसान होगा, तो जो नॉन बीजेपी पार्टी एनडीए में हैं उन सबको नुकसान होने जा रहा है। तो ये तो बिहार की राजनीति में होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी ये सब होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जाहिर है कि उस तरह का कोई नेता नीतीश कुमार के कद का नहीं है, लेकिन जयंत जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत रसूख रखते हैं, जाट बेल्ट जिसको कहते हैं उसमें, और जाटों के साथ मुसलमान आ जाते हैं तो उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये जो उन्होंने कांड कर दिया है, इसके बाद इस इलाके का मुसलमान एक मुश्त तौर पर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो बहन मायावती के पास भी नहीं जाएगा, भले ही मायावती कुछ भी कहें, उनके बारे में ये आम राय बन चुकी है कि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के लिए खेलती हैं, बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कैंडिडेट उतारती हैं, प्रचार करती हैं। तो नुकसान इन पार्टियों को होना है, फ़ायदा इसका अखिलेश और इनको मिलना है। अब यहाँ भी वो रिवर्स पोलराइजेशन की बात आती है कि वक्फ कानून की वजह से कितना रिवर्स पोलराइजेशन होगा, यानी मुसलमानों से उलट हिंदुओं का पोलराइजेशन होगा और वो बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा। यहाँ पर पीडीए फैक्टर बहुत काम करेगा। अगर लोकसभा चुनाव की तरह पीडीए फैक्टर फिर एजेंडे में आता है, चुनावी एजेंडे में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी मिलकर उस पर जमकर कैंपेन करते हैं, तो फिर वो पोलराइजेशन नहीं होगा और दलित और अति पिछड़े और पिछड़ों में से एक बड़ा हिस्सा इस गठबंधन को मिल सकता है जो उसके लिए जीत सुनिश्चित कर सकता है। जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू की बात है, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने चूँकि अभी तुरंत चुनौती नहीं है चुनाव होने 4 साल बाद, और 4 साल में वो बहुत कुछ खेल बदल सकते हैं,
अपने अंत में जाकर वो बीजेपी से रिश्ता भी तोड़ सकते हैं, अपनी राजनीति को एक नए ढंग से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो उनके पास मौका है, भले ही ये झटका अभी लगेगा और इस दौरान अगर स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तो शायद उनमें भी वो रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आगे चलकर वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। इसलिए उन्हें अभी उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन छवि का नुकसान ज़रूर होगा। उनकी छवि ज़रूर ख़राब होगी सेकुलर नेता के तौर पर, और जो मुसलमानों का उन पर भरोसा था वो तो नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कि वक्फ बोर्ड की जो राजनीति है वो इस तरह के तथाकथित सेकुलर नेताओं और सेकुलर पार्टियों के लिए बहुत भारी पड़ने जा रही है, बहुत नुकसानदेह साबित होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।